हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 9 अगस्त 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। चलिए आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 15 अगस्त 2024 को अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट एट किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इसरो के द्वारा। तो इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है, इस बात को आप याद रखिएगा। और 15 अगस्त को इसका स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। तो अपने स्थापना दिवस के अवसर पर इसरो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट एट को लॉन्च करेगा। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? अमेरिका की। जाक्सा की बात आई है तो यह जापान की स्पेस एजेंसी है और इसका फुल फॉर्म होता है जापान एरो स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। और CNSA ये चाइना की स्पेस एजेंसी है, इसका फुल फॉर्म होता है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए अब इस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इसरो के द्वारा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट एट यानी IOS एट सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा और इस सैटेलाइट को SSLV D3 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। किस स्थान से इसकी लॉन्चिंग होगी? तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है यानी SDSC है, वहां से इसको प्रक्षेपित किया जाएगा। दोस्तों IOS एट जो सैटेलाइट है यह एक रिमोट सेंसिंग माइक्रो सैटेलाइट है, यानी बहुत ही छोटा सैटेलाइट है। दोस्तों यहां पर रिमोट सेंसिंग की बात आई है तो रिमोट सेंसिंग का मतलब यह होगा कि पृथ्वी पर जो गतिविधियां होंगी उनका यह अवलोकन करेगा। इस सैटेलाइट का जीवन काल कितना होगा? 1 वर्ष के लिए। और इसका द्रव्यमान है लगभग 175.5 किलोग्राम। दोस्तों जो ये सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा 15 अगस्त को, इसको 475 किलोमीटर की ऊंचाई पर सर्कुलर लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। मान लिया ये पृथ्वी है तो पृथ्वी से 475 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसको स्थापित किया जाएगा और वो वहां से पृथ्वी की गतिविधियों पर नजर रखेगा। तो ये कौन कौन से काम करेगा? तो ये आपदा की निगरानी करेगा, पर्यावरण की निगरानी, बिजली संयंत्र आपदा निगरानी करेगा, यानी कि हमारे जो बिजली संयंत्र हैं उनकी निगरानी करेगा, ज्वालामुखी गतिविधि की निगरानी करेगा, उसका अवलोकन करेगा, समुद्र की सतह की हवा का विश्लेषण करेगा, मिट्टी की नमी का आकलन करेगा और हिमालय क्षेत्र का जो क्रायोस्फीयर है उसका अध्ययन करेगा और बाढ़ का भी पता लगाएगा। तो इन सभी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए IOS एट सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो नासा और जाक्सा ये दोनों मिलकर के दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। अभी हाल ही में भारत का प्रथम IIT सैटेलाइट कैंपस उज्जैन में स्थापित करने की घोषणा की गई है। उज्जैन कहां है? मध्य प्रदेश में। भारत और फ्रांस दोनों मिलकर के पृथ्वी के तापमान की निगरानी करने के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च करेंगे जिसका नाम होगा तृष्णा। पाकिस्तान ने अभी हाल ही में चाइना की मदद से एक सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है पाकसैट MM फर्स्ट सैटेलाइट। ईरान के द्वारा रूस से पार्स फर्स्ट उपग्रह को कक्षा में लॉन्च किया गया है और अभी हाल ही में टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड के द्वारा भारत का पहला जासूसी सैटेलाइट TSAT फर्स्ट A लॉन्च किया गया है और इसे SpaceX कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। दोस्तों आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 किसने पेश किया है? आंसर हो जाएगा किरेन रिजिजू ने। तो भारत के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं किरेन रिजिजू। तो उन्होंने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया है और इस विधेयक के द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन किया जाएगा। अच्छा, इस विधेयक को लाने का सरकार का उद्देश्य क्या है? तो जो वक्फ बोर्ड बने हुए हैं उनके मनमाने अधिकार को कम किया जाए। इसके अलावा इस अधिनियम में यह भी कहा गया है कि 1995 का जो वक्फ अधिनियम है उसमें जो वक्फ शब्द लिखा हुआ है
उसके स्थान पर क्या लिखा जाएगा? एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास। तो ये शब्द बदला जाएगा। दोस्तों अब हम समझते हैं कि ये वक्फ बोर्ड क्या होता है, ये कैसे काम करता है। तो मुस्लिम समाज में जब कोई व्यक्ति अल्लाह या इस्लाम के नाम पर कोई संपत्ति या पैसा का दान देता है तो उसकी देखरेख करने के लिए एक बोर्ड बनाया गया है जिसका नाम है वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड इस संपत्ति को शरिया के नियम के मुताबिक इन्वेस्ट करता है। ठीक है, तो जो संपत्ति मिलती है उसका इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इन्वेस्टमेंट में मिलने वाला जो रिटर्न होता है उसको शिक्षा, हेल्थ, आपदा, गरीब कल्याण जैसे कामों में लगाया जाता है। तो इसी प्रकार से हर एक राज्य में वक्फ बोर्ड बना हुआ है अपना अपना। तो अभी वर्तमान में भारत में 30 वक्फ बोर्ड हैं और सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश भर में वक्फ की 8.70 लाख संपत्तियां 9.40 लाख एकड़ जमीन में फैली हुई हैं। तो सबसे ज्यादा संपत्ति है उत्तर प्रदेश के वक्फ बोर्ड के पास और इस वक्फ बोर्ड का नाम है यूपी सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ। तो इसके पास सबसे ज्यादा संपत्ति है और फिर इसके बाद संपत्ति है किसके पास? पश्चिम बंगाल के वक्फ बोर्ड के पास। तो ये फैक्ट भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो अभी हाल ही में चंद्रयान 3 टीम को पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार प्रदान किया गया है। अच्छा, यहां पर बात आई है निम्हांस की। तो निम्हांस एक प्रकार की संस्था है, स्वास्थ्य से संबंधित संस्था है। तो इससे अभी हाल ही में WHO नेल्सन मंडेला पुरस्कार प्रदान किया गया है। NHPC को द इकोनॉमिक टाइम्स HR वर्ल्ड फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड 2024-25 प्रदान किया गया है और पूर्णिमा देवी बर्मन को ग्रीन ऑस्कर व्हीटली गोल्ड अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है। तो ये फैक्ट भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों आपने इससे पहले कभी भी नहीं सुना होगा कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दिए गए हैं, क्योंकि इन पुरस्कारों की स्थापना 2023 में ही की गई है। तो भारत में विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते थे, तो उन सभी को समाप्त करके भारत ने एक श्रेणी बनाई है और उनका नाम रखा है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं इस बात को भी आप याद रखिएगा। तो ये विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। तो ये भारत में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार मिलता है तो उसे एक मेडल और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा, यानी इसमें कोई नगद राशि नहीं दी जाती है। और जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है ये 4 श्रेणियों में दिया जाता है: विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा और विज्ञान टीम। तो इसरो की जो चंद्रयान 3 टीम है उसको विज्ञान टीम के क्षेत्र में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार प्रदान किया गया है। देखिए यहां पर बात आई थी चंद्रयान 3 की। तो चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई 2023 को। और इसको लॉन्च किया था इसरो ने। किस रॉकेट से लॉन्च किया था इस बात को भी आप याद रखिएगा, LVM-3M4 रॉकेट से। बजट कितना था इसका? 615 करोड़। और चंद्रयान 3 का जो कुल टोटल वजन था वो कितना था? 3900 किलोग्राम का। और इसकी लैंडिंग कब हुई थी चंद्रमा पर? 23 अगस्त 2023 को। और ये चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचा था और भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बना था। तो ये सभी फैक्ट आप नोट करते जाइएगा। इसरो के अध्यक्ष कौन है? S सोमनाथ। और चंद्रयान 3 के मिशन निदेशक कौन थे? मोहन कुमार। लैंडर का नाम क्या था? विक्रम। और रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारी सेना से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारतीय सेना के द्वारा पर्वत प्रहार अभ्यास किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है? तो यूनियन टेरिटरी लद्दाख में पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन भारतीय सेना कर रही है, इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। यह अभ्यास भारत और चाइना के बॉर्डर के काफी करीब हो रहा है और पर्वत प्रहार अभ्यास में इस बात का अभ्यास किया जा रहा है कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में किस प्रकार से युद्ध किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें भारतीय सेना की सभी शाखाएं लगभग भाग ले रही हैं, जैसे पैदल सेना, बख्तरबंद, तोपखाना, सहायक इकाइयां, ये सभी इसमें भाग ले रही हैं और यह अभ्यास 15 दिनों से अधिक चलने वाला है। चलिए कुछ प्रमुख युद्ध अभ्यास डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अभी हाल ही में मंगोलिया में एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास आयोजित किया गया है जिसका नाम है खान क्वेस्ट। इस बार इसका 21वां संस्करण आयोजित किया गया है।
भारत और मंगोलिया के बीच नोमोडिक एलिफेंट अभ्यास अभी हाल ही में आयोजित किया गया है। भारत थाईलैंड के बीच अभ्यास मैत्री। भारत इजिप्ट के बीच होपेक्स अभ्यास। दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान के बीच फ्रीडम एज एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है। भारत जापान के बीच जिमेक्स अभ्यास। और अभी हाल ही में अमेरिका में एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास हुआ था जिसका नाम था रेड फ्लैग, इसमें भारत ने भी हिस्सा लिया था। और भारत अमेरिका के बीच तर्कस एक्सरसाइज हुई है। भारत फ्रांस के बीच शक्ति एक्सरसाइज हुई है 2024 में। और भारतीय सेना ने अभ्यास पूर्वी लहर अभ्यास का आयोजन कुछ समय पहले किया है। अगला क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चौथी कावा महिला वॉलीबॉल नेशंस लीग किस देश ने जीती है? आंसर हो जाएगा इसका भारत। तो भारत ने चौथी कावा महिला वॉलीबॉल नेशंस लीग अभी हाल ही में जीती हुई है। अर्जेंटीना की बात आई है तो फुटबॉल का कोपा अमेरिका कप 2024 किसने जीता है? अर्जेंटीना ने। स्पेन की बात आई है तो स्पेन ने अभी हाल ही में फुटबॉल का यूरो कप 2024 जीता हुआ है। श्रीलंका की बात आई है तो श्रीलंका की जो महिला क्रिकेट टीम थी उसने महिला क्रिकेट एशिया कप 2024 का खिताब जीता है। तो ये फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप नोट कर लें। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि कावा महिला वॉलीबॉल नेशंस लीग का आयोजन 2024 में नेपाल में किया गया था और भारत का जो फाइनल हुआ था वो नेपाल के साथ ही हुआ था। तो भारत ने नेपाल को 3-2 से हरा करके यह नेशंस लीग अपने नाम कर ली है। तो इसमें भारतीय महिला राष्ट्रीय वॉलीबॉल टीम ने हिस्सा लिया था। दोस्तों काबा का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल एशिया वॉलीबॉल एसोसिएशन। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म भी नोट कर सकते हैं। तो गोल्ड मेडल भारत को, सिल्वर मेडल मिला है नेपाल को जो कि उप विजेता रहा है, और ब्रॉन्ज मेडल मिला है ईरान को। चलिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो पेरिस ओलंपिक आयोजित किया जा रहा है, तो इसके समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक किसे बनाया गया है? मनु भाकर को बनाया गया है। भारत के सबसे युवा ओलंपिक मुक्केबाजी रेफरी कौन बने हैं? लेफ्टिनेंट कर्नल कविलन साई अशोक। और ओलंपिक गोल्ड मेडल अभी हाल ही में किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं। 2025 में T20 एशिया कप की मेजबानी कौन करेगा? भारत। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। अभी हाल ही में ऑस्कर पियात्री ने हंगरी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है जो कि फॉर्मूला 1 से संबंधित है। सानिया मिर्जा, मैरी कॉम और रणविजय सिन्हा को प्ले स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अभी हाल ही में हरमनप्रीत कौर भारत की ओर से सबसे ज्यादा T20 रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी बनी है। और ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स 2025 की मेजबानी सऊदी अरब के द्वारा की जाएगी। और भारतीय हॉकी खिलाड़ी हैं PR श्रीजेश, तो उन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद संन्यास की घोषणा भी की है। तो ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं, इन्हें आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य या राज्यों ने अभी तक शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं किया है? आंसर हो जाएगा पंजाब, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और केरल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। तो देखिए अभी तक इन राज्यों ने, यानी इन 4 राज्यों ने RTE 2009 को लागू नहीं किया है। तो ये जानकारी किसने दी है? तो केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री हैं जयंत चौधरी। तो उन्होंने राज्यसभा में ये जानकारी दी है कि पंजाब, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और केरल, इन राज्यों ने अभी तक शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं किया है। चलिए बात करते हैं शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की। तो देखिए 2002 में भारत का 86वां संविधान संशोधन हुआ था और इसमें एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया था और वो अनुच्छेद था अनुच्छेद 21 का। और इस अनुच्छेद में यह कहा गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को फ्री और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो इसी अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया था और इस अधिनियम को 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। लेकिन इन 4 राज्यों यानी कि पंजाब, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और केरल ने इस अधिनियम को अभी तक अपने राज्य में लागू नहीं किया है। ये दोस्तों अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन ओलंपिक 2024 से रिलेटेड है। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने हॉकी में कौन सा मेडल जीता है? तो भारत ने सिल्वर मेडल जीता है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो ये भारत का
पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर चौथा मेडल है और ये चौथा ब्रॉन्ज मेडल भी है। ठीक है, यानी अब तक भारत ने ब्रॉन्ज मेडल ही जीते हुए हैं। तो ब्रॉन्ज मेडल के लिए जो मैच खेला गया था उसमें भारत ने स्पेन को 2-1 से हराया है और इस मैच में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल किए हुए हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि ओलंपिक में हॉकी का क्या प्रदर्शन रहा है आज तक भारत का। तो भारत ने अब तक ओलंपिक में हॉकी में 8 गोल्ड मेडल जीते हुए हैं। 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1964 और 1980। तो ये 8 गोल्ड मेडल जीते हुए हैं भारत ने ओलंपिक में हॉकी में। इसके अलावा 1960 में भारत ने सिल्वर मेडल जीता था और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं 1968, 1972, 2020 और 2024। तो ये सभी फैक्ट आप नोट कर लीजिएगा। तो मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीता है अभी तक पेरिस ओलंपिक में, और मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम शूटिंग में, और स्वप्निल कुसाली ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विनेश फोगाट ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा रेसलिंग, यानी कुश्ती से उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। ये काफी शॉकिंग न्यूज थी इंडिया के लिए। दोस्तों, भारत की स्टार रेसलर है विनेश फोगाट, तो उन्होंने अब रेसलिंग से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। हुआ क्या है, घटना क्या है, ये सभी को पता है कि पेरिस ओलंपिक 2024 चल रहा है, तो उसमें विनेश फोगाट जो है वो फाइनल तक पहुंच गई थी, यानी कि वो गोल्ड या सिल्वर मेडल 2 में से एक जीतती। लेकिन उसी मुकाबले में यानी फाइनल मुकाबले से पहले उनका वजन मापा गया और उनका वजन 50 किलोग्राम से 100 ग्राम ज्यादा हो गया, जिसके बाद उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने कुश्ती से संन्यास लेने का फैसला लिया है। देखिए, 2016 के रियो ओलंपिक में वो प्री क्वार्टर फाइनल तक पहुंची थी और 2020 में टोक्यो ओलंपिक में वो क्वार्टर फाइनल तक पहुंची थी और 2024 में तो वो फाइनल पहुंच गई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश वो फाइनल नहीं खेल पाई हैं। दोस्तों, विनेश फोगाट को 2016 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, 2018 में पद्मश्री दिया गया था, 2019 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए वो नॉमिनेट की गई थी और वह इस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट होने वाली पहली भारतीय बनी थी। 2020 में उन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। 2022 में उन्हें बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया था। तो ये पुरस्कार भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्धदेव भट्टाचार्य किस राज्य के पूर्व चीफ मिनिस्टर थे जिनका निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल के पूर्व चीफ मिनिस्टर बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हो गया है। दोस्तों, वह सन 2000 से 2011 तक पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर रहे हैं और उनका निधन हुआ है 8 अगस्त 2024 को। वो किस पार्टी के थे? CPIM पार्टी से उनका संबंध था। 2022 में वो काफी हाईलाइट हुए थे जब उन्होंने पद्म भूषण लेने से इनकार कर दिया था। हाल ही में हुए कुछ प्रमुख निधन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अभी हाल ही में अंशुमान गायकवाड़ का निधन हुआ है, यह एक प्रसिद्ध क्रिकेटर थे। कमला पुजारी का निधन हुआ है, ये प्रसिद्ध कृषिविद थी। हमजा हौज का निधन हुआ है, ये इंडोनेशिया के पूर्व उपराष्ट्रपति थे। इस्माइल हनिया का निधन हुआ है, यह हमास का राजनीतिक प्रमुख था। राम बुक्सानी का निधन हुआ है, यह भारतीय व्यवसायी थे। राजनीतिक कार्टूनिस्ट अजीत निनन का निधन हुआ है। भारतीय अंग्रेजी कवि जयंत महापात्रा का निधन हुआ है। स्वतंत्रता सेनानी और कम्युनिस्ट नेता एन शंकरैया का निधन हुआ है और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त MS गिल का निधन हुआ है। हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन का निधन हुआ है। प्रसिद्ध लेखिका गीता मेहता, हिंदुस्तानी गायिका मालिनी राजूरकर, प्रसिद्ध साहित्यकार उषा किरण खान और यूपी के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी का अब भी हाल ही में निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन दिवस या अगस्त क्रांति दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस या अगस्त क्रांति दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 6 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आप नोट कर ले। चलिए इस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन के दौरान बंबई में
गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, इसीलिए यह दिवस 8 अगस्त को मनाया जाता है। जब यह आंदोलन शुरू हो गया, इसके बाद गांधी जी, नेहरू जी ये सभी गिरफ्तार हो गए और कांग्रेस के कई बड़े नेता गिरफ्तार हुए और भी अन्य नेता थे जो इस मूवमेंट के दौरान गिरफ्तार कर लिए गए थे। और इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। इस बात को भी आप याद रखिएगा। जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, तब भारत का वायसराय कौन था? लिन लिथगो। इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगस्त माह के प्रमुख दिवस डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 अगस्त को विश्व लंग कैंसर दिवस, 2 अगस्त को दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस, 3 अगस्त को राष्ट्रीय तरबूज दिवस, 3 अगस्त को हृदय प्रत्यारोपण दिवस भी मनाया जाता है। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस और विश्व आदिवासी दिवस, 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस और 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस भी मनाया जाता है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस, 16 अगस्त को अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है और 20 अगस्त को सद्भावना दिवस, 26 अगस्त को मदर टेरेसा की जयंती और 26 अगस्त को महिला समानता दिवस, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, 30 अगस्त को नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे मनाया जाता है और 30 अगस्त को राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस भी मनाया जाता है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से है जो पेरिस ओलंपिक 2024 में अयोग्य घोषित की गई हैं? रेसलिंग। आपदा प्रबंधन बीमा लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? नागालैंड। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख कौन बने हैं? मोहम्मद यूनिस। इंडिया एट 100 इनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस पुस्तक को किसने लिखा है? प्रोफेसर के.वी. सुब्रमण्यम ने। झारखंड के सीएम ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? उपस्थिति पोर्टल। हाल ही में खबरों में रही नंदिनी सहकार योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? एनसीडीसी के द्वारा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पूर्णकालिक डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? आर सोएन को। पुदुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? के कैलाश नाथन ने। केंद्र सरकार ने नमामि गंगे मिशन 2.0 के तहत उत्तर प्रदेश और बिहार में कितनी लागत से 4 परियोजनाएं शुरू की हैं? 920 करोड़। और भारत का पहला जीआई टैग अंजीर जूस किस देश को निर्यात किया गया है? पोलैंड को। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम बायोस्फीयर रिजर्व डिस्कस करेंगे। जैसे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में है। नंदा देवी उत्तराखंड, नौकरेक मेघालय, ग्रेट निकोबार अंडमान और निकोबार, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, मानस असम, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, सिमलीपाल ओडिशा, डिब्रू सैखोवा कहाँ है? असम में। देहांग दिबांग असम में, पचमढ़ी मध्य प्रदेश, कंचनजंगा सिक्किम, अगस्तम मलाई तमिलनाडु, अचानक मार अमरकंटक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। कच्छ गुजरात में है और कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश, श्रीशैलम आंध्र प्रदेश और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि नेफ्यू रियो किस राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं? तो वह नागालैंड राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर नागालैंड बताया हुआ है। आज का क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष से शुरू हुआ था? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप स्टडी करके ऐप को डाउनलोड कर लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, डेली क्विज ये सभी मिल जाएगा। तो टेस्ट पास में क्या होगा कि भारत में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आयोजित किए जाते हैं उनके लिए टेस्ट मिल जाएंगे और ये टेस्ट होगा 1 साल के लिए, यानी इसकी वैलिडिटी होगी 1 वर्ष की। तो अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं, अपनी तैयारी को परखना चाहते हैं, तो ऐप को जरूर डाउनलोड करें और टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको वहां पर टेस्ट मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको टेलीग्राम पर जाना है और स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है तो वहां पर हमारा चैनल मिल जाएगा। इसको ज्वाइन कर लेना है तो आपको इस लेक्चर का पीडीएफ मिल जाएगा। ऐप पर आपको मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, जीके और स्टेट वाइज करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। तो इन सभी को प्राप्त कर लीजिएगा। ऐप पर डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट भी डेली आयोजित किया जाता है, तो इसको भी आप प्राप्त कर लीजिएगा। जुलाई 2024 की मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ऐप पर मिल जाएगी। इसके अलावा ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में ऐप पर मिल जाएगी, तो इसको आप वहां से प्राप्त कर लीजिएगा। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।